हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका यूपीएससी का जो सीसैट का एग्जाम है, जिसमें कि आपके रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस सीसैट एग्जाम में जो रीजनिंग के सवाल है उनका पिछले कई वर्षों से किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पाए गए हैं, किस चैप्टर के कितने सवाल आते हैं, रीजनिंग के टोटल कितने सवाल आते हैं। तो पिछले सारे एग्जाम्स को आज मैं आपको एनालाइज करके बता रही हूँ कि आपका आने वाला जो यूपीएससी का सीसैट एग्जाम है उसमें आपने इस सब्जेक्ट की किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, टारगेट टॉपिक हमारे क्या होंगे, और हमारे थोड़े से मैं पिछले क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी। एक पीवाईक्यू एनालिसिस भी हम आज करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे आपके यूपीएससी एग्जाम में आपके रीजनिंग के कितने सवाल आते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपके सामने जो एक आपके सामने जो एक एनालिसिस है, इस एनालिसिस में आपको मैं पिछले 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 की मैं बात करती हूँ। देखो इन सभी वर्षों में हुआ क्या है आपके रीजनिंग के। देखो 2014 में 24 सवाल थे, 15 में 22 सवाल, 16 में भी 22, 17 में 25, 18 में 20, 19 में 18, और उसके बाद एकदम से घट गए 10, फिर एकदम से बढ़ गए 17, फिर आए 15, फिर आए 11, और 2024 में आए 12। 2024 में आपके कुल मिलाकर रीजनिंग के 12 सवाल आए हैं। तो देखिए रीजनिंग पहले तो एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है। इसके अगर ज्यादा सवाल आ जाते हैं तो सीसैट बच्चों को ऐसा लगता है कि आपका क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाता है, पर वो सवाल अगर खतरनाक पजल के हुए तो मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। अगर खतरनाक पजल आ गई तो यही चैप्टर आपको सीसैट में परेशान भी करेगा, यही सब्जेक्ट रीजनिंग का सब्जेक्ट आपको परेशान कर सकता है यदि पजल कुछ अटपटी सी आए। और अगर आपके डायरेक्ट सवाल आते हैं तो यही आपका जो सब्जेक्ट है ये आपके सीसैट को क्लियर करने में मदद भी करेगा। अब हम अगर देखें, देखो पिछले कई सालों से क्या हो रहा है, आपका कुछ कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड ही जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं है, देखो इस टाइम पे 11-12 सवाल का ट्रेंड चल रहा है ना। अभी आपके 12 सवाल आए हैं 2024 में, पिछले उसमें 11 सवाल थे। अब इससे कम तो जाएंगे नहीं। देखो ये तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप सोचो कि क्या अब रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो जाएंगे, तो देखो आपके सामने है यहाँ पे 10 से सीधा 17 भी हुए, पहले 10 से बढ़कर 17 भी हुए, पर जो हुआ है बहुत आसपास रहा है। तो हम अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। सिलेबस हमें सारा करना है, हम इसको ग्राफ को देख रहे हैं, ट्रेंड हमें समझ आ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये डिसीजन ले लो कि रीजनिंग का सब्जेक्ट छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ये डिसीजन ले लो कि अभी भी रीजनिंग के सवाल कम होंगे, ऐसा भी आपने नहीं करना है। क्योंकि देखो आपका और भी पिछले सालों में अगर आप देखते हो इंक्रीज भी हुआ है, 7 सवाल बढ़ जाएंगे कभी भी। तो हो सकता है अभी आपके 12 आए हैं तो 2000 अगले वाले में आपके जो है 12 से बढ़कर 20 सवाल आ जाए, है ना, या फिर 12 से 13 या 12 से 10। तो जो भी होगा 12 के आसपास ही होगा, है ना। ये नहीं है कि आप 40 सवाल आ जाए या 30 सवाल आ जाए, तो आप लेके चलो मैक्सिमम 20 से 22 सवाल आपके, ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाएं वो तो 20 से 22 बढ़ जाएंगे। और बाकी एवरेज अगर हम देखें तो 11, 10 से 12 सवालों की एवरेज है जो आपके आने वाले पेपर में आ सकते हैं। पर यदि वो 10 से 12 सवाल हमारे अच्छे से हो जाए तो हमारा ओवरऑल पेपर जो है बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, सीसैट के ओवरऑल पेपर में आपको काफी मदद मिल जाएगी। राइट, तो ये अब आपने देख लिया पिछले कई सालों का ट्रेंड। अब आपको ये जानना है कि किस वर्ष में किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अल्फाबेट्स दिए होते हैं, उसकी सीरीज दी होती है और आपको उसको पूरा करना होता है।
तो आपके 2023 में 2 सवाल, 22 में भी 2 सवाल, ठीक है। उसके बाद आपके 21 में 1 सवाल, फिर नहीं आ रहा, 19 में 1 आया, और उससे पहले कभी आया नहीं। तो अब देखो चैप्टर, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम फिर भी डिकोड कर सकते हैं कि अगर आपके लेटेस्ट पेपर में 2024 में यदि 12 सवाल थे, तो हम इस चीज को डिकोड कर सकते हैं कि 12 के आसपास रहेंगे, 12 के आसपास वो कम हो रहे हैं तो 10 या 8 तक चले जाएंगे, और अगर बढ़ रहे हैं तो 13 14 से लेकर 20 तक चले जाएंगे, है ना। तो मतलब इस रेंज के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। पर अगर मैं टॉपिक की बात करूं, टॉपिक में आपके लिए एक बहुत ही अजीब सा यहाँ पे सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर आपको 1 सवाल 2 सवाल हर चैप्टर से आ रहे हैं, और पजल्स जो है आपके सामने है, देखो ये रैंकिंग ऑर्डर के 2 1 2 3 5 1 3 1 आसपास है, पर पजल देखो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के 11 सवाल एक बार आए थे, 11 क्वेश्चंस आपके एक बार आए हैं, तो 11 सवाल देखिए बहुत ज्यादा होते हैं यदि किसी चैप्टर के आ रहे हैं। ओके, इसी तरह से क्लॉक के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कैलेंडर के आते हैं, डाइस का देखो आपका काफी टाइम से नहीं आया है ना, पर आपका जो है 3 सवाल एक बार वो भी आ रखे हैं। काउंटिंग फिगर का सवाल आपका एक बार आया है ना, लेटेस्ट में आया है। क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड का 2024 में भी आया है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपको ये जो मैं चैप्टर्स अब बता रही हूँ, मैं एक एक करके आपको सारे चैप्टर बताऊंगी, बट अभी हमने ये समझा कि किसी भी चैप्टर से हम ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, इससे कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि कभी किसी चैप्टर का सवाल आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, तो वो चीज आप डिकोड नहीं कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने डिकोड कर लिया, चैप्टर कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा वो आप डिकोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस आपको करना है सारा, राइट। बट टॉपिक्स क्या है, एक हमारा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें कि आपको अल्फाबेट्स नंबर्स ये सारी चीजें दी होंगी, है ना। एक आपका कोडिंग डिकोडिंग, एक सवाल आता है पर जरूर आता है, देखो आपके सामने है, एक एक सवाल इसके आ रखे हैं। कंटिन्यूअस लेटर सीरीज होती है, इसका भी एक ही सवाल आएगा। एनालॉगी का भी 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं। डायरेक्शन का आ जाता है ना। ब्लड रिलेशन आपके सिलेबस में है। सिलोगिज्म के क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग और पजल के सवाल आते हैं। क्लॉक कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉक कैलेंडर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इमेजेस, काउंटिंग द फिगर, ये सारे चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये करके नहीं जाते, बच्चे कहते हैं कि ये चीजें इतनी नहीं आती है, जबकि यूपीएससी वाले अब इन्हीं के ज्यादा सवाल डाल रहे हैं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आपका एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग होती है जैसे कि एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, और एक बार इसके 8 सवाल भी आए, ठीक है। तो इससे हमें क्या बात समझ आती है, इससे हमें ये बात समझ आती है कि हम जो है सिलेबस के साथ किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमने जितने भी सिलेबस के, मैंने अभी आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, सारे के सारे टॉपिक आपने करने हैं, है ना। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपको मैं बता रही हूँ, कम से कम 8 या ज्यादा से ज्यादा 20, 8 से 20 की रेंज में रीजनिंग के सवाल आपके एक्सपेक्टेड हैं अगले साल में, आपका जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है। बाकी आप जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए बहुत, अब देखो पजल्स की ही अगर मैं आपसे बात करूं, अब पजल्स आपकी देखो 2 साल नहीं आई, 11 आए, फिर 8 हो गए, फिर नहीं आई, तो एकदम से कोई चीज जो बहुत ज्यादा पेपर में आ रही होती है वो एकदम से आनी बंद भी हो जाती है, फिर 1 3 0 ऐसे ही चल रहा है। तो ये चीजें आपको मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये आप कहोगे कि अगर सारा ही सिलेबस करना है तो हम इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं, हम इस वीडियो में ये सीख रहे हैं कि यूपीएससी का पैटर्न जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपके 8 सवाल आ रहे हैं और एकदम से 2 साल उस चैप्टर के सवाल नहीं आते, आप करना छोड़ देते हो, फिर उसका एक सवाल आ जाता है। यूपीएससी इस सिस्टम से चलता है, यूपीएससी में हर साल आपका जो पेपर है उसमें काफी चेंजेस लाते हैं वो पैटर्न में। अब पॉइंट ये है कि ठीक है, हमें समझ आ गया कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हमें समझ आ गया कि सिलेबस के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें सब कुछ करना है, ठीक है। बट कुछ ये टॉपिक्स जो है मैंने अभी आपको बताए हैं, क्लॉक कैलेंडर, डाइस और क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन जरूर आपको आजकल लेटेस्ट पे अगर मैं देखूं इसके क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहे हैं, ठीक है। और अब हमने ये बात डिस्कस करनी है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है।
आपका इन पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल जो है वो किस तरह का होगा। चलो ठीक है, सारा सिलेबस कर लेंगे। तो 2024 में मैंने आपको भी बताया था कि 12 सवाल आए थे। अब ये मैं आपको 2023 के कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। जैसे कि आपका ये अभी जो सवाल आपके सामने है ये क्यूब का सवाल है। उसने बोला 125 आइडेंटिकल क्यूब्स को आपने अरेंज किया है एक क्यूबिकल ब्लॉक में, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कितने क्यूब्स है जो कि सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। इसका मतलब क्या है? हाँ जी, अब देखो सवाल बहुत सिंपल है, सवाल ये बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, पर वो सिर्फ आपको भाषा में उलझा रहा है। यही काम यूपीएससी का है। सवाल अगर आपका पूरा अच्छे से चैप्टर क्लियर होगा, जिस बच्चे ने क्यूब का चैप्टर अच्छे से किया है वो इसका आंसर समझ लेगा क्या है। पर जिस चैप्टर ने इस चैप्टर को किया है, जिस बच्चे ने इस चैप्टर को किया है बट रट्टे मारे हैं, वो छोटे से फॉर्मूले कर लिए, अच्छा इसका ये ऐसे निकालना है, इसका ऐसे निकालना है, वो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा। तभी मैं आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से ये समझा रही हूँ कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी चैप्टर को छोड़ने का, सारा सिलेबस करिए। क्योंकि वेटेज चलो ठीक है आपको आइडिया लग गया, पर टॉपिक उसमें से कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा इसका आप जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, हमें ये भी समझ आ गया है, हमें कुछ इनडायरेक्ट तरह के सवाल आते हैं जहां पे सॉल्व करने का तरीका आपका सिंपल होगा, पर क्वेश्चन समझना उसी को आएगा जिसको कंसेप्ट अच्छे से आता है। अब वो क्या कह रहा है कि ये क्यूब है, हाँ जी, उसने आपको क्या बोला कि ये क्यूब है और ऐसे कितने क्यूब है जिसके हर तरफ क्यूब होगा। तो मतलब ये पता है कौन से, जैसे आम की गुठली होती है, गुठली बीच में छुपी होती है और गुठली के आसपास हर तरफ से वो आम जो है उसका ऑरेंज पार्ट होता है ना, ऐसे ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने क्यूब है जिसके आसपास जो है सारा हिस्सा जो है वहां पे क्यूब ही दिखेंगे। तो इसका सिंपल भाषा में ये मतलब था कि वो आपसे पूछ रहा है कि जीरो फेस कलर्ड, जीरो फेस कलर्ड कितने क्यूब है, ये उसका सवाल था। अब आप लोगों ने ये फॉर्मूला कर रखा है, जीरो फेस कलर्ड कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला आप सबको आता है, पर वो ये पूछ रहा था, ये उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने पूरा चैप्टर अच्छे से कंसेप्ट के साथ किया है। ओके, तो जीरो फेस कलर्ड कैसे निकलता है हमारा? हाँ जी, जीरो फेस कलर्ड का आंसर होता है n-2 का क्यूब। और इसमें n हमारा क्या होता है, देखो जब भी मुझे ये बताना हो कि टोटल कितने क्यूब है, टोटल कितने घन है, तो हम n क्यूब करते हैं, n क्यूब करके टोटल आ जाता है, जिससे अब देखो यहाँ पे टोटल क्यूब मुझे पता था कि 125 है, तो मैंने 125 अगर पुट करूं तो n के क्यूब की वैल्यू यदि 125 है तो n कितना होगा, 5 होगा। तो यदि n आपका 5 है तो यहाँ 5 पुट करते हो तो 5 में से 2 गए, कितने हुए, 3, और 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ रहे हो मेरी बात कि सिंपल सवाल है, सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, पर आपको यहाँ पे सारा कुछ समझना पड़ा क्वेश्चन देखकर कि वो आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ओके, अच्छा अब ये देखो, ये नंबर्स के सवाल आते हैं आपके पेपर में, नंबर्स के किस तरह से हैं। आपको यहाँ पे उसने बोला कि यदि 7, 9 और 10 का हल किसी प्रकार 8 है, इसी के बाद 9, 11 और 30 का हल किसी प्रकार 5 है, और फिर 11, 17 और 21 इसका हल किसी प्रकार 13 है। अब हमने सोचना है वो किस तरह से आ रहा है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, हाँ जी, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 7, 9 और 10 का हल 8 कैसे आएगा, सोचो। हाँ जी, अब यहाँ पे यदि आप इनका जोड़ करते हो, है ना, 10 और 9 कितना हुआ, 19, और 19 में अगर मैं 7 को जोड़ू, है ना, 19 में यदि मैं 7 को जोड़ू तो कितना हुआ, 26, और 26 में 2 और 6 का जोड़ कितना हुआ, 8, है ना, 9, 11, 30, 30, ये 11, 9 कितना हुआ, 20, और ये 30 मिलाकर कितना हुआ, 50, तो 50 में 5 और 0 का जोड़ कितना हुआ, 5, तो 17, 11 और 21, ये देखो 17, 11 कितना हुआ, 28, और 28 और 21 का जोड़ कितना हुआ, 49, तो 4 + 9 कितना हुआ, 13। आगे उसने पूछा कि यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा, 23, 4 और 15।
तो 23 और 4 का जोड़ होता है 27, और 27 और 15 का जोड़ कितना होता है आपका 42। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे अब हमें समझ के आया, अच्छा 4, ये 42 है तो 4 + 2 कितना होगा 6, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो समझ रहे हो ये चीजें ऐसी है, क्योंकि आप लोग सोचते हो ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आपको ये सवाल मैंने इसीलिए दिखाए हैं ताकि आप ये बात समझ सको कि आपके पेपर में ना होना क्या है, कि आपको वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे, कई बच्चे कहते हैं रीजनिंग आसान है, हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत 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 पुरानी बातें हो चुकी हैं, बहुत समय से आपके यूपीएससी की रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, चाहे वो आपको अभी रिसेंटली कम सवाल दे रहे हैं पर वो सवालों का लेवल अच्छा है। और अगर आप सोच रहे हो छोड़ देंगे, ऐसी बात है तो छोड़ के सीसैट क्वालिफाई नहीं होता, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ऊपर से आपका ऑफिशियली कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि इसके इतने ही आएंगे, आप पिछले ट्रेंड को देखकर ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके पेपर में जो है किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो वो ट्रेंड से जो आप समझ रहे हो वो उसमें कुछ भी अप एंड डाउन हो जाता है, वो अप एंड डाउन सारा मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे किस तरह से हो सकता है। इसीलिए आपको अब ये समझना है कि रीजनिंग को प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, ये मत सोचना रीजनिंग हो जाएगी। आपको मैंने 2 सवाल इसीलिए करके दिखाए हैं ताकि आप समझ सको कि सीधी तरीके से ये सवाल नहीं होंगे, है ना। प्रॉपर क्लासेस आपको लगानी पड़ेंगी, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आपके मेंस से मैं ये नहीं कह रही कि मेंस इतनी प्रैक्टिस करो, उससे तो कम ही करनी है, सीसैट का पेपर है, क्वालिफाई करना है, बट ये नहीं कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सीसैट में रह जाते हैं, मेंस की तैयारी करते रहते हैं, सीसैट की तैयारी नहीं करते हैं। बच्चे यूपीएससी का लेवल बढ़ चुका है, सीसैट का ओवरऑल लेवल भी बढ़ चुका है, मैं सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल लेवल की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए आपको इसकी क्लासेस लगानी बहुत जरूरी है, क्लासेस लगाएंगे तभी आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई होंगी, है ना। बाकी अगर आपने इसकी क्लासेस प्रॉपर लगा ली है तो हल्की सी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो, बस बहुत है ना। बाकी मेंस के लिए तो आपको हम ये भी कहते हैं कि क्लासेस भी लगाओ, साथ साथ एक्स्ट्रा भी पढ़ो, है ना। सीसैट के लिए हम इतना नहीं कहेंगे, सीसैट के लिए हम इतना बोलेंगे कि सब कुछ पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लो, है ना। क्योंकि मानते नहीं है बच्चे कि सीसैट के लिए भी हम पढ़े, वो सीसैट का टाइम बचाते हैं। और सीसैट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका रास्ता नहीं खुलेगा आगे बढ़ने का। सीसैट आपके लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है, और यूपीएससी भी ये बात जानता है, इसीलिए सीसैट का लेवल जो है यूपीएससी ने इस तरह का बना दिया है कि जो बच्चा सीसैट की तैयारी करके नहीं आ रहा ना, वो सीसैट क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आप प्रॉपर इसकी एक बार क्लासेस लगा लेते हो या किसी तरह से एक बार वन टाइम तैयारी कर लेते हो ना, इससे ज्यादा टाइम चाहे नहीं भी लगाते, आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा और आप अपना रास्ता क्लियर करके आगे बढ़ सकेंगे। तो आई होप आपको आज अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं, किस तरह से आपने रीजनिंग को अपने सीसैट के पेपर में करना है, और मेन बात, सबसे मेन बात, आपने सीसैट की तैयारी कैसे करनी है। तो ये सारे सवाल आपके आज क्लियर हो गए होंगे, और आने वाले समय में हम हमारे चैनल में बहुत ही जल्द सीसैट के इंपॉर्टेंट सेशंस, प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सीसैट के इन क्वेश्चंस की बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेशंस में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।